ये बहुत कुछ अच्छी तस्वीर नहीं बन रही है सिद्धारमैया इसमें एक बात और दिख रही है साफ साफ कि अगर इसी तरह रुझान चलते रहने हैं तो जेडीएस 40 के आसपास फिर से बढ़ने जा रही है, भले ही वो किंग मेकर। इस वक्त आपको रोक रहे हैं सर, क्योंकि श्रीरामुलू हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो बादामी सीट पर चुनौती दे रहे हैं सीधे से सिद्धारमैया को। श्रीरामुलू जी, आपकी पूजा पाठ की खूब तस्वीरें आ रही थी, सुबह से ही आप इंतजार कर रहे थे, किसके भरोसे पर आप बढ़ रहे हो? क्योंकि फिलहाल रुझानों के मुताबिक आप ही आगे चल रहे हैं सिद्धारमैया से। मैं भगवान को मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं 30 साल से राजनीति करता हूँ, तो लोग और भगवान के ऊपर विश्वास करके राजनीति करता हूँ। मैं भी एक वाल्मीकि समाज का पिछड़े हुए जात का आया हूँ। भगवान की कृपा से मैं दोनों को सीट में और बादामी जीतता हूँ और मोड़कालमूर क्षेत्र में भी दोनों साथ जीत रहा हूँ। ये आप बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है या सबसे बड़ी ताकत है? नहीं, मजबूरी नहीं हो सकते। पार्टी तो बहुत ताकत वाला पार्टी है। हमारा कर्नाटक में जो कुछ भी 5 साल का कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में ये सिद्धरामैया जी कुछ भी नहीं किया। हर एक जात को बिगड़ को वो राजनीति करना चाहते थे। लोग एक बार सबक सिखाएंगे। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन चामुंडेश्वर में जीत हार रहे वो लोग और बादामी भी हार रही। लेकिन अभी पता नहीं आपके पास आज तक का स्क्रीन है या नहीं सर। अब तो 79 पर दोनों टाई होता हुआ नेक टू नेक फाइट है, एकदम कांटे की टक्कर है। 80 से 1 कम आप, 80 से 1 कम वो। यानी अभी जो ये बातें आप कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने कुछ नहीं किया होता सर, तो थोड़ा ना आपके बराबर आके खड़े होते। बाजी पलटती हुई सिद्धारमैया बादामी में पोस्टल बैलेट और फर्स्ट राउंड में अब लीड कर रहे हैं। श्रीरामुलू जी देखेंगे। अभी का गिनने का और टाइम है, वक्त भी है। अब देखते जाओ। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उधर कर्नाटक भी जीतेगी। हम 100% ज्यादा आएंगे, हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक बार फिर से आपका लीड हो गया, हालांकि 67 पर कांग्रेस है और बीजेपी 75 पर। अब बीजेपी आप कुछ देर के लिए छोड़ के गए थे, इस बीच में बीजेपी में कुछ बदलाव आया क्या? वापस आके कुछ नया दिखा क्या आपको? क्या रहा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि शामिल होके ही कुछ हासिल हो पाएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास है। हम लोगों के साथ काम किए से लोग में हम फील्ड पे काम किए, हमारा वार्ड टीम भी काम किया, हम भी काम किए। हम विश्वास है हम कोसा स्थान पे हम जीत सकते हैं। 100% अब कांग्रेस के लोग 80-90 क्रॉस नहीं करेंगे, हम 113 हम क्रॉस करेंगे। 100% हम गवर्नमेंट बनाएंगे। इस 130 के आत्मविश्वास के पीछे ये वजह तो नहीं है जो हम तस्वीर में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि अब तो आपने कपड़े बदल लिए हैं सर। लेकिन भगवा में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी आप गाय पर लेप लगा रहे थे। आज भी आपको पता था कि कैमरा अंदर है, पूजा पाठ के लिए आपने इजाजत दी कि ये तस्वीरें पहुंचे देश तक। हिंदुत्व का एजेंडा आपका, योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह जी का, मोदी का, सबका, क्या हम माने कि यही वो एजेंडा है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस? देखिए ना सर, वोटिंग वाला भी विजुअल आ गया, वोटिंग वाले दिन की आपकी तस्वीर, गाय की पूजा करते हैं। हमारा भारत है, हम भारत है। हम हिंदू का एजेंडा के साथ राजनीति करते हैं। हमारा भारत को हिंदू एजेंडा छोड़ को भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करेंगे। हम हिंदुत्व का साथ ही, हिंदुत्व का एजेंडा के साथ ही हम काम करते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा क्या है? क्या हिंदुत्व के एजेंडे में अन्य धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है? देखो, अन्य धर्मों के लिए जगह है ना नहीं बोल सकते। देखो कर्नाटक में क्या हो गया, हम हिंदू पर कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता को करीब 40 लोग को ये लोग मार दिए। ये सरकार कुछ भी नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता को मर्डर कर दिए लोग, कुछ भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लिया सरकार। इन सब के बीच श्रीरामुलू जी, एक तरफा तो जा नहीं रहा मामला, अभी भी कांटे की टक्कर ही दिखाई दे रही है। देखिए, आप 81 पर हैं, 77 पर कांग्रेस पार्टी है, 3-4 का है। और आप भी पॉलिटिक्स के इतने मजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं, आपको भी पता है कि रुझान कई बार पलट जाते हैं। देखिए ना, एकदम नेक टू नेक फाइट है। 77 पर कांग्रेस, 81 पे। नलिनी जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। रामुलू जी, आप पूजा करने समय कैमरा क्यों रखते हैं, या गाय की सेवा करने के लिए कैमरा क्यों रखते हैं? मैं
नहीं, मैं 100% मैं 10 साल से कर ले रहा हूँ मैडम जी। मैं कभी ये लोग ये इलेक्शन टाइम पे सभी लोग आ जाते, मैं ये लोग को ना बोले तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कभी 10 साल से कभी नहीं दिखाए। ये पहली बार ये लोग आने के बाद, मीडिया लोग आने के बाद मैं ना बोले तो ये लोग झगड़ा करेंगे, इसलिए मैं बोला कभी नहीं, कभी कैमरे के साथ कभी नहीं आया हूँ। पहली बार मैं दिखाया हूँ, कभी नहीं आया हूँ। 10 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, कभी ये लोग को कैमरा के साथ कभी नहीं आया। पहली बार इलेक्शन टाइम पे सब लोग आ गए, सब लोग आने के बाद झगड़ा किया। रामलू जी हम ये दिखाने चाहते, हम क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी ही तस्वीरें राहुल गांधी की भी आई, राहुल गांधी की भी आई है, अमित शाह की भी आई है, सबकी आई है। जो मंदिर मठ जा रहा है आजकल कैमरे के साथ जाता है, सबको इसमें अपना फायदा दिखता है। कैसे दिखता है ये वोटरों को समझना है, वोटरों को उसको तय करना है। लेकिन श्री रामुलू जी ये बताइए, हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 81 बीजेपी, 77 कांग्रेस, 25 जेडीएस, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है? अब सर देखिए, अब तो नतीजे का दिन है, साफ साफ बताइए कि जेडीएस से कोई डील हुई थी क्या अंदर से? क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि वो आप ही की तरफ रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस की तरफ चल जाएं, क्योंकि अगर गए तो सरकार बना सकते हैं। कुछ नहीं, हम जेडी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, कोई अंदर भी बातचीत नहीं। हम फुल मेजॉरिटी से 113 सीट से क्रॉस करेंगे, हम भारतीय जनता आएंगे। थैंक यू मैडम जी, मेरे फ्लाइट को टाइम हो रहा है, कुछ आप गलत मत समझ लेना। थैंक यू मैडम। आप कर्नाटक की राजनीति तो समझते हैं ना सर? ये देखिए नीचे हम दिखा रहे हैं, अगर ये 79 और 25 मिल गए तो 104 तो वो पहुंच गए। और जिस तरह से दलित सीएम का कार्ड खेला है सिद्धारमैया ने, बीजेपी भी कह रही है कि वो मिले हुए हैं, काफी कुछ हो सकता है। चलिए श्री रामुलू जी कुछ देर में फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। फिलहाल बादामी सीट की चिंता उन्हें सता रही होगी, क्योंकि वहां पर पल पल कभी ये आगे कभी सिद्धारमैया आगे, एक बहुत बड़ी लड़ाई उनके लिए भी है, क्योंकि बीजेपी में वापस आए हैं। अपनी सीट हार जाना श्री रामुलू के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में रुझानों में बीजेपी की बढ़त है। 83 सीटों के साथ वो स्पष्ट साफ बड़ी पार्टी दिखाई दे रहे हैं। 69 पर लेकिन कांग्रेस है, पल पल रुझान बदल रहे हैं। जेडीएस 25 पर लगातार काफी देर से है, और इसीलिए आप देख रहे हैं, अगर लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें 83 + 25 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाता है। अगर आप कांग्रेस के साथ जेडीएस, अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि देवेगौड़ा जो हासन में बैठे हुए हैं और कुमारस्वामी जो सिंगापुर से बीती रात पहुंचे हैं कर्नाटक में, बेंगलुरु में बताया जा रहा है वो कहीं पर है, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। किंग कौन तो छोड़िए, किंग मेकर कम से कम तय हो सकता है। ये सूरत नजर आ रही है और ये तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। सीएम सिद्धारमैया फिलहाल दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। शशि शेखर जी, आपके अगर मैं इस लोगों की बात करूं, किंग कौन, तो किंग कौन अभी मालूम नहीं है, लेकिन किंग मेकर कौन है ये स्पष्ट हो चुका है। तो किंग मेकर ये पिता पुत्र हैं। अब देखते हैं पिता पुत्र कितना एक ही पिच पर फैसले कर पाते हैं। शशि शेखर जी, मैं तो ये कहूंगा कि बार बार ये कोशिश हो रही है कि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाए। उनका दबाव रहेगा कि किसी भी तरह से कुमारस्वामी दे, और ये कई बार बीजेपी कर चुकी है कि आप ठीक है, आप मुख्यमंत्री अभी बन जाओ, साल भर बाद 40 या उसके आसपास की सीट पर उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाए। 5 पर लोग बना देते हैं, आपने देखा है ना कि बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तो सब कुछ झोंक देगी, और देवेगौड़ा जी तो चख चुके हैं ये स्वाद। देवेगौड़ा जी तो प्रधानमंत्री बने और ये स्वाद वो चख चुके हैं कि कैसे छोटा प्लेयर जबरदस्त महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये स्वाद को वो भूले नहीं होंगे। और अभी प्रधानमंत्री इसी तरह बने थे। देवेगौड़ा के पास उस समय कौन सा ऐसा बड़ी पार्टी उनके साथ थी, और अभी भी वो 2019 में प्रधानमंत्री के राजनीति, इसीलिए इस तरह से देखी जाती है। एक वक्त था जब देश में एक राय बनी गठबंधन की राजनीति के खिलाफ कि हमेशा उसमें सौदेबाजी होती है, और इसीलिए हमने स्पष्ट जनादेश की तरफ देश को बढ़ते हुए देखा। लेकिन स्पष्ट जनादेश के विपरीत अब कर्नाटक जाता हुआ, जिसमें पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड मैंडेट फिलहाल हम कह सकते हैं। अगर आप देखिए गोवा के इलेक्शन के बाद से त्रिपुरा को छोड़ दें तो लगभग हर चुनाव में यही हो रहा है। देखिए इसका मतलब जनता बोल रही है। मौसमी के पास चलते हैं, सिद्धारमैया के घर के बाहर से हैं मौसमी। 80 पर कांग्रेस, अब 82 पर बीजेपी, 187 सीटों का रुझान आ चुका है। लेकिन सिद्धारमैया बादामी और चामुंडेश्वरी दोनों ही सीटों से पीछे। कोई रिएक्शन वहां से, कुछ जानकारी? बादामी से आगे हो चुका।
मौसमी के पास चलेंगे, किसी वजह से संपर्क, क्योंकि वो कोशिश कर रही होंगी सिद्धारमैया से कोई रिएक्शन इस मुद्दे पर मिले। पास ही के होटल में अशोक गहलोत भी मौजूद हैं और गुलाम नबी आजाद भी मौजूद है। जो प्लान ABC कांग्रेस पार्टी का कहा जा रहा है उसकी तैयारी है। अब चलते हैं आशीष पांडे के पास। आशीष, आज मुझे लगता है कि आप सबसे महत्वपूर्ण जगह पर सुबह से काबिज हो चुके हैं। आप कुमारस्वामी के घर के बाहर में हैं। 2 बजे से पहले कुछ खोज खबर मिलने की उम्मीद रखें क्या कुमारस्वामी की? How do you read this, sir? आशीष, अभी तक तो शुरुआती रुझान में बिल्कुल सही लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजना। शुरुआती रुझान ये बताते हैं कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी। हमें ये जानकारी मिली है कि 10 बजे के आसपास में कुमारस्वामी यहाँ पहुँचेंगे, अपने घर पे पहुँचेंगे। बेंगलुरु का जेपी नगर एरिया है, यहाँ पर ये घर है। अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जब वो एक बार कुमारस्वामी यहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर तौर पर चहल पहल बढ़ेगी। पूजा अर्चना का दौर जारी है। कुमारस्वामी सब परिवार मंड्या जिला है जो कि बॉर्डर है बेंगलोर का, वहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर काल भैरव की वो पूजा अर्चना की परिवार सहित पुत्र हैं, उनके बेटे जो कि उनके साथ सिंगापुर में भी थे, अभी पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। पत्नी हैं उनके साथ। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद करीब 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ से इस जगह पहुँचेंगे, जेपी नगर के अपनी इस आवास पे पहुँचेंगे और उसके बाद जाहिर तौर पर यहाँ चहल पहल होगी। बट शुरुआती जो रुझान है, शुरुआती जो अभी तक आज तक बता रहा है अपने दर्शकों को, उसके हिसाब से किंग मेकर की भूमिका अदा करती नजर आ रही है जेडीएस। अभी भी हालांकि करीब 12 से 16 सीटें पीछे हैं अपने पुराने जो रिकॉर्ड है। 40 सीटें पिछली बार जेडीएस को मिली थी, लेकिन उम्मीद जेडीएस को हमेशा से रही है कि इस बार इनका आंकड़ा 40 को क्रॉस करेगा, बल्कि 50 अर्धशतक को पूरा क्रॉस करेंगे। वो करीब 60 जो 40 में ना मिला वो 25 में मिल सकता है, और देखते हैं जो 40 में ना हुआ वो 25-30 में हो सकता है, अगर दोनों में सीटें बट रही हैं। जैसा कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ 2 का फासला रह गया। आपको बता दें बीजेपी 82 में है और कांग्रेस 80 में आगे है। 187 सीटों के रुझान के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुत छोटी बढ़त, सिर्फ 2 सीट आगे है रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी। पहले घंटे का निष्कर्ष ये है, पहले घंटे का निष्कर्ष ये है कि खुदा भले ही न मिले, लेकिन अब मिसाले सनम की तलाश है सब। खुदा के भले न मिले, मिसाले सनम की तलाश है। एक खुदा तो लेकर शाहनवाज जी चले गए, 1 घंटे में वो आगे रह गए, तो ये खुशनसीबी के साथ हो जाता है। एक तो मिसाले सनम की तलाश है, लेकिन दूसरी ये बात है, अगर इसको देखें तो मिली जुली सरकार बननी चाहिए कर्नाटक में। और एक यहाँ पर कर्नाटक को में तो ये जेडीएस ही है। नहीं, मिली जुली माने भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस, तो सबका हिस्सा बनता है। 112 जादुई आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दें, 112 वो जादुई आंकड़ा है। अगर उससे कम बड़ी पार्टी रह जाती है तो फिर ये जो आप हरे रंग में जेडीएस देख रहे हैं, कुमारस्वामी, उनके पिता देवेगौड़ा, इन दोनों का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब जिस तरफ मैं ये बहस को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि 82 और 80 बहुत करीब है मनीषा प्रेम जी, और इसीलिए मैं एक बार जेडीएस की तरफ इस चर्चा को ले जाना चाहती हूँ। इनका जो चुनाव का चिन्ह है महिला किसान, जिस एजेंडे के साथ ये आगे बढ़ते हैं, सेक्युलर नाम में शामिल, किसके साथ आगे 83 पर बीजेपी है और 69 पर अब कांग्रेस, तो 4 का फासला हो गया है। लेकिन नेचुरल एलाई कांग्रेस को छोड़कर क्या वाकई कोई डील हुई थी जिसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी चीज मांगेंगे बदले में, जो कि मुख्यमंत्री का पद भी हो सकता है? नहीं, छोटी पार्टियां जब डील करती हैं, डील शब्द तो अच्छा सा शब्द नहीं है, जब बातचीत करती हैं या चाहती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि जितना उनके पास जनाधार है उससे कहीं ज्यादा शक्ति उनको मिले, क्योंकि यही वो शक्ति का प्रदर्शन करके ही आगे भी चुनाव जीत सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कमजोरी का एहसास वो अपने वोटर्स को दिलाएंगी तो उनको ये, उनकी पूरी जो एक जनाधार है उनका पूरा ही इरोड हो जाएगा एक तरह से। तो जेडीएस के लिए हार्डेस्ट बार्गेन, शायद जेडीएस खुद भी नहीं जानता हो अभी कि वो अंत में बार्गेन करेंगे क्या। तो ये बार्गेन जो है लगभग मैं समझूंगी कि 12-1 बजे के करीब जेडीएस की स्पष्ट स्ट्रैटेजी जो है वो दिखेगी। एक मुद्दा नहीं भूलना चाहिए कि जेडीएस की जितनी भी सीटें आई हैं उसमें बहन कुमारी मायावती एडवोकेट का भी हाथ है। और मायावती यहाँ पर एलाई हैं समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। मायावती का जो भी बेस वोट, जो भी ताकत है वो उत्तर प्रदेश के दम पर है। यदि वे जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन होता है
तो उत्तर प्रदेश में उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ जाएगा, जो कि एक बहुत दूरगामी परिणाम 2019 की राजनीति में भी। चामुंडेश्वरी में अब 11,000 का फासला बन गया है सिद्धारमैया के लिए। 11,000 का फासला, 11,000 वोटों से सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी में पीछे, बादामी में हालांकि वो आगे हैं, लेकिन पीछे। लेकिन अंजना, इसी को लेकर के चामुंडेश्वरी में जो उनका लगातार पीछे हटना, देखिए ये दिखा रहा है कि जो छवि परिवर्तन एक चीज होती है, भाजपा जो कॉर्पोरेट्स की एक पार्टी मानी जाती थी, उसने छवि परिवर्तन करके अपने आप को दलित ही नहीं, लेफ्ट दलित यानी माडिगा, वहाँ पर जहाँ पर बहुत जो बाहुल्य है वहाँ पर भी वो भाजपा आगे कर रही है। तो इसका मतलब उसका अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे 4,300 करोड़ रुपए खर्चना बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हुआ। ये आरटीआई के अभी आंकड़े निकले हैं कि उन्होंने ये तो कबूल किया है कि 4,300, इसमें नहीं, लेकिन पहले वो इतना खर्च कर चुके हैं, तो कहीं छवि परिवर्तन करना उनके लिए बहुत फायदेमंद है। 83 पर अब बीजेपी कांग्रेस 80 पर है, और अनिल जैन बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सिद्धारमैया के घर के बाहर। देवेगौड़ा के दोनों बेटे, चाहे वो कुमारस्वामी हो, दूसरे बेटे भी उनके आगे चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 83 और 80 की कहाँ की बात कर रही हैं आप? नहीं, देखिए बीजेपी के इलेक्शन कमीशन की खुद की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से बीजेपी की लीड्स कहीं ज्यादा है इससे। कितना बता रहे हो? नहीं, तो जो ट्रेंड है, नंबर्स इससे कम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो आधिकारिक वेबसाइट है वो बीजेपी के लिए 31 लीड बतला रहा है और ट्रेल्स 11, और आईएनसी के लिए फासला कांग्रेस से नहीं 31 लीड्स और आईएनसी का 15 लीड्स। तो एक तरह से डबल की लीड्स इलेक्शन कमीशन का खुद का विश्वास जो वेबसाइट है वो डबल की लीड संख्या इससे पीछे चलता है कि ठीक है, बट मुलाकातपुरम से आगे चल रहे, श्रीरामपुर बादामी में आगे हो गए। ये 2 सीट्स बादामी और चामुंडेश्वरी, जहां पर चामुंडेश्वरी में तो 11,000 वोट से पीछे हो गए हैं सिद्धारमैया, लेकिन बादामी में फिर वो पीछे हो गए हैं, और ये कांटे की टक्कर हम आपको दिखा रहे हैं। 83 और 80 की बातें हो रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं अनिल जैन और संजय झा के पास जाऊं, मौसमी जल्दी से एक रिएक्शन आपके पास पहुंचते हुए। देखिए, पिछली बार मैं गई थी तो शायद सिद्धारमैया 1 सीट से आगे थे, लेकिन अब वो दोनों सीटों से पीछे हो गए, और चामुंडेश्वरी में तो 11,000 वोट से पीछे हो गए हैं सिद्धारमैया। आप उनके घर के बाहर हैं, कोई सुगबुगाहट वहां पर मौसमी? बिल्कुल, आपको संक्षिप्त में बताऊंगी अंजना। घर के बाहर 0 सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह से कोई नेता नहीं आया, ताकने भी शायद सबको सुगबुगाहट सी हो गई थी। सिद्धारमैया साहब जिस तरह से चामुंडेश्वरी से हार रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद हो या अशोक गहलोत, दोनों ही फोन पे, ना फिर SMS पे, ना फिर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज़ाद भी, गहलोत भी अपने होटल के कमरे में ही बैठे हुए हैं, नीचे भी नहीं आए हैं। और सिद्धारमैया के घर के बाहर सिक्योरिटी के अलावा एक कार्यकर्ता, एक कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है अंजना। और सबसे बड़ी बात यह चामुंडेश्वरी की आपने की, मैं चामुंडेश्वरी इलाके में गई थी। क्या सिद्धारमैया को लिंगायत कार्ड भारी पड़ा है, ये सोचना होगा, क्योंकि वीर शहबाज की तादाद वहाँ 40,000 है, और वोकल ईगल्स ने क्या रिवेंज के बदले की भावना से वोट किया कांग्रेस के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निजी युद्ध बना दिया था सिद्धारमैया ने। एक अहम की लड़ाई बना दी थी HD देवेगौड़ा के साथ, और लगातार पर्सनल अटैक किया उन्होंने HD देवेगौड़ा, कुमारस्वामी पे, ये तक कह दिया कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देवेगौड़ा को मैं बता देना चाहता हूँ कि कुमारस्वामी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अंजना, क्या ये दाव भारी पड़ा है सिद्धारमैया को? शायद सिद्धारमैया के घर के बाहर का ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। सिद्धारमैया के घर के बाहर का सन्नाटा बहुत कुछ कहता है, तो बहुत कुछ वो रुझान भी कह रहे हैं जो दोनों सीटों पर उनको पीछे दिखा रहे हैं। और इसीलिए TS सुधीर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कर्नाटक की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्या चामुंडेश्वरी में TS सुधीर सिद्धारमैया का पीछे चलना ये बता रहा है कि लिंगायत कार्ड उन्हें भारी पड़ा? जैसा कि मौसमी बता रही थी, वो कलिगा जो थे उनके खिलाफ हो गए, और जिस तरह से जमकर दहाड़े वो देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के खिलाफ, कहा कि देवेगौड़ा जी जान लें, उनके बेटे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, सपना छोड़ दे। क्या ये सब भारी पड़ा उन्हें दोनों ही सीटों पर पीछे? बिल्कुल, चामुंडेश्वरी में काफी कड़ा मुकाबला था, और उसमें चामुंडेश्वरी की खास बात यह है कि उनके खिलाफ थे GT देवेगौड़ा, जो कि एक समय पर उनके सहयोगी थे, उनके इलेक्शन एजेंट थे जब वे JDS में थे। चामुंडेश्वरी में जमीन पर यह देखा गया कि बीजेपी और JDS के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी थी। चामुंडेश्वरी में जो भाजपा का जो कैंडिडेट था काफी वीक माना जाता था, और
जेडीएस के खुद के जो पोल मैनेजर्स कह रहे थे कि एक तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग होगी तो भाजपा के वोट भी हमको मिलेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि वे चाहते हैं कि सिद्धरामैया, चामुंडेश्वरी और बादामी दोनों जगह से हारे। मतलब आप कह रहे हैं कि जेडीएस वाला एस संघी के लिए ही हो गया इस बार? जहां तक चामुंडेश्वरी का सवाल है, ये तो जमीन पे देखा। लेकिन ये कांग्रेस का कहना है कि कई और सीटें रही जहां पर बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारा ताकि जेडीएस को फायदा हो जाए और वो सीधी टक्कर कांग्रेस को दे सके। क्या इस बात में सच्चाई है? जहां तक ओल्ड मैसूरू रीजन का है सवाल है, वहां पे एक तरह से सीधी टक्कर रहती है कांग्रेस और जेडीएस के बीच में। भाजपा ओल्ड मैसूरू रीजन में ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो उसके चलते भाजपा का एक तरह से स्ट्रैटेजिक रीजन यही था कि अगर उनके वोट थोड़े ट्रांसफर हो जाए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में तो उससे उनको फायदा होगा, और बाद में अगर उनको किसी तरह का अलायंस करना है तो उसमें उनको मदद। चलिए, चामुंडेश्वरी में कम से कम ये स्ट्रैटेजी काम आते नजर आ रही है। अलायंस में था और वोक्कालिगा नाराजगी जो थी वो लगभग 1.5-2 साल से भाजपा की तरफ जा रही थी, तो वोक्कालिगा नाराजगी को एक तरह से चैनलाइज करने का काम जो है वो हुआ है इस टैसिट अंडरस्टैंडिंग से, और ये एक तरह से सिद्धरामैया की स्ट्रैटेजी का सीधा घाटा माना जाता है। देवेगौड़ा जो है वो सबसे बदला ले रहे हैं, आप देखिए। मौसमी कुछ कह रही है, लगता है कुछ रिएक्शन आ रहा है वहां से। मौसमी नहीं अंजना, उसमें मैं कहना चाहूंगी कि चामुंडेश्वरी की बात हो रही है तो शायद देवेगौड़ा अपना 2006 का बदला पूरा करेंगे। दोनों कुमारस्वामी और देवेगौड़ा ने अपनी कैंपेन की शुरुआत चामुंडेश्वरी से की है इस बार, और 2006 में जब सिद्धरामैया बिल्कुल तिनके से जीते थे तब देवेगौड़ा कांग्रेस से जीते थे तब ऑप्शन खुले रहते हैं कि देश हित में क्या है, प्रदेश हित में क्या है। लड़ाई हमारी जो है होती है विचारधारा की, सिद्धांतों की, नीतियों की, उसमें जो हमारे नज़दीक होते हैं उन्हीं से ऑप्शन खुले रहते हैं। तो सर यानी कि देवेगौड़ा साहब एंड कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है अगर जरूरत पड़ी तो? मैंने कहा ऑप्शन तो खुले रहते ही हैं कि हमेशा कि जो हमारे करीबी लोग हैं विचारधारा के आधार पर उनके साथ ही संभावना बनी रहती है। तो आगे देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। अभी 2-3 घंटे बाद में मैं समझता हूँ स्थिति स्पष्ट रही काफ़ी हद तक। अभी शुरुआती रुझान है, इसलिए कुछ बात कहना ठीक नहीं है, पर स्पष्ट बहुमत की तरफ हम बढ़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है। बस एक लास्ट सवाल सर, क्या दलित सीएम के लिए जेडीएस आपके साथ आए, सिद्धरामैया साहब के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो क्या एक दलित फेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या किसी और को कांग्रेस पार्टी दे सकती है? तमाम बातें डिपेंड करेगी, परिणाम आने के बाद में डिपेंड करेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कल कहा है, सिद्धरामैया जी ने, वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि पार्टी इंटरेस्ट के अंदर कोई भी फैसला होगा दलित के लिए तो वो तैयार रहेंगे। ये विकल्प भी खुला है? नहीं, वो उन्होंने खुद ने कहा है। अब मैंने कहा सिचुएशन क्या बनती है उस पर डिपेंड करेगा आगे के फैसले। थैंक यू वेरी मच। आप बदले की बात कर रही थी अंजना जी, अशोक गहलोत की बड़ी लगभग स्पष्ट कह दिया, कह रहे थे कि अभी तो रुझान नहीं कह सकते, लेकिन कह दिया कि हम खुले हुए हैं दरवाजे। ये भी कह दिया कि देखिए बड़प्पन है ये सिद्धरामैया का कि उन्होंने दलित सीएम के लिए कह दिया कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं अगर ऐसी परिस्थिति आती है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरह से एक्शन में आ गई अब कांग्रेस पार्टी रुझानों के बाद, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वो 78 पर कहीं पर अटके हुए हैं। बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई, हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं, अभी भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिखाई दे रहा है रुझानों के मुताबिक। 104 पर अगर जेडीएस का साथ ले लेते हैं, 25 से एक ऊपर जेडीएस अब हुई है 26 पर, 78 और 26 को जोड़ दीजिए हो जाता है 104। 112 अभी भी जादुई आंकड़ा है, याद रखिए, उससे काफी पीछे है इस गठबंधन के बाद भी। अभी तो रुझानों में 189 सीटों के ही रुझान आए हैं। अगर बीजेपी और जेडीएस मिल जाए तो 111 यानी बहुमत से एक ही पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर अभी से ही तस्वीर देख ली जाए तो किसी एक का अगर एक रुझान बढ़ता है तो सरकार बनती दिख रही है इनकी। अगर वाकई कांग्रेस के आरोप में दम है तो उसका अर्थ ये है कि ये अलायंस सरकार बनाने की परिस्थिति में शशि शेखर जी पहुंच गई है। एक बार अनिल जैन और मैं संजय झा जी से रिएक्शन लूं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। मैं अगर इनकी सुधीर की बात को आगे बढ़ाऊं, हाँ, तो अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग नीचे जमीन पर दिख रही थी, हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग फिर कर्नाटक की हुकूमत को कब्जाने के लिए क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? वो तो पहले से ही थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आप 26 और 78 को जोड़ना जो है थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी। देखते हैं इसको। हाँ, संजय झा जी, चुनाव के पहले ये कहा था सिद्धरामैया ने कि देवेगौड़ा ये सपना छोड़ दे, कुमारस्वामी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या विष पीने का समय आ रहा है? क्योंकि दलित सीएम का कार्ड उसी का एक हिस्सा है
और अब बाहें खोल देना अशोक गहलोत की उसी स्ट्रैटेजी का एक स्वरूप। देखिए अंजना जी, ये नज़दीकी टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके आंकड़े यही बता रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव नतीजे के जो ट्रेंड्स हैं ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक घमासान यहाँ महायुद्ध हो रहा है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप पिछले चुनाव को भी देखिएगा तो लगभग 20 से 25 सीट जो है वो करीब 5,000 या 3,000 वोट से भी कम ज़्यादा से कोई जीता था, कोई हारा था। इसीलिए अभी मैं समझता हूं कि 1 घंटे और यदि हम इंतजार करें तो एक क्लियर, मैं समझता हूं कि एक साफ तरीके से एक ट्रेंड उभर के आएगा। हमारा अभी भी विश्वास है कि हमारे नंबर्स, हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, उस पर हमें कोई दो राय नहीं है। गहलोत जी कह रहे हैं रास्ते खुले रहते हैं कि मान लीजिए कि यदि ऐसे ही ट्रेंड्स अभी होल्ड करें अगले 1 घंटे के लिए, रास्ते तो खुले ही रहते हैं। देखिए राजनीति में कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता, और अंत में यदि आपका विचारधारा का समझौता है तो उस पर बातचीत जरूर होगी। लेकिन अभी भी आप देखिए सिद्धरमैया जी ने, आप लोगों ने कहा कि दोनों सीट में पिछड़े हैं, अभी 1 सीट में वो आगे हो गए हैं। देखिए अभी इस राउंड्स में बहुत बदलाव होगा, और यदि वो 20-25 सीट मैं समझता हूं कि वो अहम है। अंत में भाजपा या कांग्रेस जो भी आगे होगा, ये 20-25 सीट, उसमें उनका जो भी योगदान होगा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है अनिल जैन जी, आप तो इस हुनर में माहिर हैं, आपके अध्यक्ष जी माहिर हैं। क्या हम माने कि आपने बाजी पहले ही मार ली है जेडीएस के साथ? क्योंकि स्पष्ट बहुमत तो थोड़ा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। अंजना जी, अभी तो खैर चुनाव के रुझान है, और मुझे जिस तरह से मैं कर्नाटक में खुद रहकर आया हूँ, मैंने सभी क्षेत्रों का चुनाव का बड़ी नज़दीकी से देखा है। तो अभी थोड़ा सा और आने दीजिए, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट्स तो बहुत कम आए हैं, आए भी हैं कि नहीं आए मुझे पता नहीं लग रहा है। अभी रुझान है, रुझान में जैसा संजय जी कह रहे थे 3 से 5,000 के बीच में बहुत बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉम्बे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका और बेंगलुरु, इनमें भारतीय जनता पार्टी बड़े लीड के साथ आने वाली है, और मुझे अभी भी विश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जहाँ तक अशोक गहलोत जी की बात है कि दरवाजे खुले हैं, पहले तो इनके मुख्यमंत्री के पद के दावेदार जो हम पहले कहते थे कि दोनों सीटों से हारने वाले हैं, और हारने के कारण ही उन्होंने 2 सीट चूज़ की हैं, और ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बादामी में 10 तारीख का जिस तरह का शो था, उसको देखकर वो उसी दिन ऐसा लग गया था कि वो बादामी से नहीं जीतने वाले हैं। चामुंडेश्वरी से तो उन्हें पहले ही लगता था कि नहीं जीतेंगे। बादामी आए, और बादामी में जिस तरह का वातावरण और जिस तरह की लोगों का रुझान है, मुझे लगता है कि बादामी से भी हारेंगे। तो जिसके बल पर चुनाव लड़ने वाले थे वो तो ढेर होते दिख रहे हैं। जहाँ तक जेडीएस के साथ, या ये निश्चित है कि अब कांग्रेस से कोई पार्टी गठबंधन करना नहीं चाहती। कांग्रेस के साथ जो गया है वो डूबा है। अब कांग्रेस की नैया डूब रही है। डूबती नैया में कोई समझदार राजनीतिक सवार नहीं होते हैं, ये बात भी स्पष्ट दिख रही है। इसलिए ये जो मंसूबे पाले कि कांग्रेस के लोग जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और कहीं ना कहीं लुभा लेंगे, इसकी भी संभावना दिखती नहीं। ठीक है अनिल जैन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बादामी सीट से सिद्धरमैया अब आगे चल रहे हैं और श्री रामुलू आपके पीछे चल रहे हैं। सवाल ये है कि सिद्धरमैया जो कि कह रहे थे कि बड़ी अच्छी परिस्थिति होगी, वो तो अटक रहा है मामला 77 पर 85 पर। बड़ी चीज क्या समझ में आ रही है मनीषा जी? बड़ी बात अब ये समझ में आ रही है कि कोस्टल में तो ये प्रत्याशित सी बात थी कि पोलराइजेशन होगा और एक तरह के डेफिनेट गेन्स होंगे, लेकिन सेंट्रल में भी, नॉर्थ में भी 3 इलाकों में भाजपा की बढ़त अब ये बतलाती है कि लिंगायत विभाजन का जो कार्ड खेला गया, कुछ समय से सुगबुगाहट थी, लेकिन सिद्धरमैया जी ने एक डिसिसिव एक्शन लिया कि नहीं मैं ये करूंगा। उस डिसिसिव एक्शन का जिस तरह से फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो लिंगायत समुदाय की समझदारी उनकी कमज़ोर प्रतीत होती है, क्योंकि लिंगायत समुदाय में बातों पे चर्चा बहुत होती है। उनके अपने मठ जो हैं वो आधिकारिक तौर से इनइक्वालिटी के मुद्दों पर बहस करते हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं। उस पूरे बहस के दरमियान जो है सीधा कार्ड नहीं चला, और वो कालिका भी नाराज, लिंगायत से फायदा नहीं। यही मैं पूछना चाह रही थी। तो क्या इसका 2 फॉल आउट, 1 सेकंड, कि लिंगायत कार्ड जो आपने खेला वो कलिका को तो नाराज कर ही दिया, लिंगायत के अंदर भी जो वीर शैवास थे जिनका प्रोटेस्ट था इसको लेकर, जो सब कास्ट है, जो छोटी जातियां हैं लिंगायत के अंदर, वो भी आपसे नाराज हो गए और वही भारी पड़ा उनको चामुंडेश्वरी में सीधा।
सिद्धरामैया की स्ट्रैटेजी ये थी कि कोशिश ये करें कि लिंगायत का जो पूरा जो 17% का जो उनका पॉपुलेशन है उससे एटलीस्ट कुछ प्रतिशत वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो, क्योंकि अगर आप 2013 में देखें 10% वोट लिंगायत वोट शिफ्ट हो गया था येडियुरप्पा की तरफ और उसकी वजह से भाजपा को सिर्फ 40 सीटें मिली थी। सेम वही स्ट्रैटेजी वे फिर से अपनाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह के रुझान हमको मुंबई कर्नाटक रीजन से आ रहे हैं ऐसा लगता है कि उस तरह का शिफ्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। दूसरी बात ये 85 एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, 85 पर अब बीजेपी आगे है और 77 पर, यानी एक बार फिर से 8 का फासला बन गया है और 8 के इस फासले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई। मौसमी हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई और मौसमी इशारा कर रही है कुछ कहने के लिए। मौसमी, सिद्धरामैया का कोई रिएक्शन? 92 92 एक सेकंड 92 बीजेपी अब 92 पर आगे है और 69 पर, यानी जबरदस्त फासला बन गया है, लगभग 13 का फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मौसमी जी अंजना, आपको बताना चाहती हूँ हालांकि अभी तो बहरहाल जस की तस स्थिति बनी हुई है, सिक्योरिटी का तांता जरूर है, सड़क सुनसान है, ऐसा लग रहा है कि सड़कें और वृक्ष और फूल सब मायूस हो गए हों, मुरझा से गए हों। जाहिर तौर पे ये सीएम की गली है और आज के नतीजे ये तय करते हैं कि क्या सिद्धरामैया वाकई में अगले कुछ साल यहाँ पे बिताएंगे कि नहीं। पर ऐसे जो रुझान आ रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा कि वो यहाँ पे ज्यादा दिन रह पाएंगे। पर मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि लिंगायत कार्ड के अलावा अगर आप देखें तो सिद्धरामैया कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं जो कि ओबीसी में आती है और कुर्बास को लगभग 18 सीटें मिली, मुसलमान लिंगायत को 44 और वोकलिगस को 41 सीटें कांग्रेस ने दी थी। कुर्बास को ज्यादा सीटें देके और बाकी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनको उनकी सीटें सिद्धरामैया ने काटी। कई बार उन पर जातिवाद होने के आरोप लगे हैं, जातिवाद सियासत करने के आरोप लगे। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बढ़ा के बाकी ओबीसीज को कम दिया टिकट। क्या वो भी नाराजगी थी? जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वोटर है कांग्रेस पार्टी का ओबीसी, उसमें से भी ओबीसी बढ़ गया। ये कुर्बा वही जाती है जिसके 7% मतदाता हैं। खुद मुख्यमंत्री इसी कम्युनिटी से आते हैं। हमने आपको अब तस्वीर दिखा दी है भैया, अब तो फासला बहुत बड़ा हो चुका है। 5 और 3 इधर 8 जोड़ लीजिए और 20 लगभग 28 का फासला। अब 28 का फासला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। रुझानों के मुताबिक 191 सीटों के रुझान आ गए हैं, फासला अब 28 का पहुंच चुका है। शशि शेखर जी, तो क्या बड़ी बातें अगर हम देखें जो अभी ट्रेंड बता रहा है उसमें सीधे सीधे हिंदुओं को बांटने का कार्ड फेल हो गया सिद्धरामैया का। देखिए 1.5 घंटा पहली वोटिंग के 1.5 घंटे पूरे होने जा रहे हैं और 1.5 घंटे के 3 टेक अवेज हैं। पहली बात यह कि पूरे कर्नाटक से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, समूचे कर्नाटक से। ये रिजल्ट बिना उसके नहीं पॉसिबल था। दूसरी बात जो उन्होंने कोशिश की थी, मैं पहली बात सिद्धरामैया की कोशिश का विरोध नहीं करूंगा। वो तो पहले दिन से जानते थे कि उनको लिंगायत वोट नहीं मिलेगा, उन्होंने कोशिश की। हाँ। ये उल्टा इसलिए उनको पड़ गया क्योंकि अमित शाह ने बहुत स्ट्रांगली इस बात को बोला कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है। तो सीधे सीधे हिंदू बनाम लिंगायत जब होने लगा तो वो जाना बीजेपी के फेवर में ही था। और तीसरी बात, एक एंटी इनकम्बेंसी जो यहाँ से बैठकर लोगों को नहीं दिख रहा था और मनीषा प्रियम इस बात को पहले दिन से बोल रही थी, वहां पर बैठे पत्रकार भी इस बात को नहीं पढ़ पा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का मूड पढ़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के खिलाफ वो लहर नहीं दिख रही थी जिस तरह उनका पराभव हुआ था। उससे पहले मायावती के खिलाफ वो लहर नहीं दिखाई पड़ी थी जैसा उनका पतन हुआ था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिद्धरामैया उतने लोकप्रिय नहीं थे जितने कि यहाँ पर प्रूव हो गए। और रामकृष्ण हेगड़े के बाद आप देखिए, मेरा ख्याल है मनीषा जी मानेगी, रामकृष्ण हेगड़े, देवराज अरस की तरह ऐसा कोई नेता उभर करके कांग्रेस पे नहीं आया बल्कि दूसरी पार्टी में भी नहीं है। नतीजे सब कुछ तय। एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि लड़ाई का जो ये दौर है उसमें अमित शाह 98 सेंचुरी के करीब मनीषा जी अब बीजेपी पहुंच गई। अमित शाह सेंचुरी के करीब 98 पर 64 पर कांग्रेस और वहाँ मिस्टेक्स होते हैं इनके। बोलिए। अमित शाह को अंडर एस्टिमेट करके जब कांग्रेस चलती है वहाँ इनके मिस्टेक्स होते हैं। ये 98 भी हो, मिस्टेक्स अगर कुछ भी कर लेते नहीं, क्यों नहीं। वो को इतना ज्यादा नाराज करना, वो कलिगा ब्राह्मण कॉम्बिनेशन आपका मैसूरू रीजन जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, वहां आप केवल नाराजगी का बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं। जबकि मायावती भी ने आपको दिखलाया एससी मिश्रा मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे सलाहकार बने। बीजेपी सेंचुरी के बहुत करीब।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।